हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में। ये मेरी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट पे दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात करी थी किडनी फंक्शन टेस्ट की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, सबसे पहले हम लीवर एक ऑर्गन के फंक्शन टेस्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो फंक्शंस के लिए हम शुरू करते हैं पहले फंक्शन से। तो लीवर को कहा जाता है मेटाबॉलिक फैक्ट्री, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम खाने से लेते हैं, फूड से लेते हैं, उन सब का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। तो लीवर के लिए कहा जाता है कि ऑल न्यूट्रिएंट्स आर मेटाबोलाइज्ड हियर। न्यूट्रिएंट्स दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबको पता है 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। तो इन सब का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे फंक्शन की। यह है एक्सक्रीटरी फंक्शन, जैसे कि बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एक्सक्रीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों ये रिलेट करता है फैट मेटाबॉलिज्म से। फैट का जब डिग्रेडेशन हो जाता है उसके बाद जितने भी ये बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट, ये कोलेस्ट्रॉल का जो एक्सक्रीशन है वो इसी से होता है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे फंक्शन की। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि आप जीनोबायोटिक्स में ये सब पढ़ने वाले हैं डिटॉक्सिफिकेशन को। इसमें कफर सेल्स जो होती है लीवर की, वो फेगोसाइटोसिस करती है फॉरेन पार्टिकल्स का। इसके साथ ही अमोनिया को यूरिया यानी कि डिटॉक्सिफाई करना, अपनी यूरिया साइकिल जो है वो लीवर में होती है। इसके अलावा आप डिटॉक्सिफिकेशन को और डिटेल में, जिसमें साइटोक्रोम P450 के बारे में बताया जाता है, तो वो सब आप जीनोबायोटिक्स में देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं लीवर के चौथे फंक्शन की, जो है हिमेटोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि एम्ब्रियो में जो होता है, और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा प्रोटीन और क्लोटिंग फैक्टर भी हमारे लीवर ही बनाता है। इसके अलावा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यूँ तो स्प्लीन में भी होता है, लेकिन मेनली तो स्प्लीन में होता है, लेकिन लीवर में भी एक कुछ पार्ट में होता है। फिफ्थ बात करते हैं इसके स्टोरेज फंक्शन की। स्टोरेज में ग्लाइकोजन का स्टोरेज, विटामिन ए का स्टोरेज, विटामिन डी का स्टोरेज, विटामिन B12 का स्टोरेज एंड आयरन का स्टोरेज, यहाँ इन सब का स्टोरेज लीवर में होता है। दोस्तों ये सब थे फंक्शंस ऑफ लीवर। अब बात करते हैं कॉज ऑफ लीवर डैमेज की, कि लीवर डैमेज किस किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले कॉमनली तो वायरसेस से होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो लीवर को डैमेज करता है। फिर आते हैं टॉक्सिन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एफ्लाटॉक्सिन्स, इनसे भी लीवर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो एक लीडिंग कॉज है अल्कोहल, जिससे सिरोसिस हो जाता है लीवर का, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से। और बात करें तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। तो ये थे कॉजेज। दोस्तों लीवर की खास बात है कि यह अपने नॉर्मल फंक्शंस थोड़ी बहुत डैमेज के साथ भी परफॉर्म कर सकता है नॉर्मल तरीके से। यानी कि अगर लीवर आपका 10% भी अगर ख़राब है तो वो उसके 100% के बराबर ही फंक्शन कर सकता है। इसलिए लीवर में कोई डिजीज़ भी हो जाती है तो उसका पता अर्ली स्टेजेस पे चल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सेकंड बात करते हैं हम कि since it performs several functions the choice of LFT should be made carefully। यानी कि बात यह है कि हमने इसके 5 तरह के फंक्शन देखे हैं। तो जो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम जब बात करेंगे टेस्ट की, तो वो टेस्ट इसके फंक्शन पे आधारित होते हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन के आधारित टेस्ट की हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे हम लीवर की डिजीज़ का अंदाज़ा लगा सकें, क्योंकि हो सकता है कि जिस टेस्ट हमने करवाया है, जो टेस्ट, उसके अलावा वाला कोई फंक्शन अफेक्टेड हो। वो वाला अफेक्टेड होगा तो जो हमने टेस्ट कराया वो तो नॉर्मल आएगा, लेकिन लीवर फिर भी डिजीज़ कंडीशन में है, तो करेक्ट डायग्नोसिस इस केस में नहीं हो पाता। इसलिए करेक्ट डायग्नोसिस हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी लीवर के टेस्ट हैं उनको एक करेक्ट प्रोसीजर में फॉलो करते हैं, जो कि इस वीडियो की लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं LFTs की, लीवर फंक्शन टेस्ट की। ये बिल्कुल जैसा अपने फंक्शन पढ़े थे उसके आधार पे ही होते हैं। तो बेस्ड ऑन, सबसे पहले लेते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इसमें मेजरमेंट ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स एटसेट्रा, जितने भी एक्सक्रीटरी फंक्शन है लीवर का जिसमें बाइल आता है कॉमनली, तो उसका एनालिसिस हम LFT के इस वाले पार्ट में करते हैं। सेकंड पार्ट है सीरम एंजाइम, जैसे कि ट्रांसअमीनेजेस, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एटसेट्रा। तो इन सब से भी हम लीवर फंक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेटाबॉलिक कैपेसिटी की, जैसे कि गैलेक्टोज जो ऐसा सब्सटेंस है केवल लीवर ही उसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट हम आगे देखने वाले हैं, तो उससे भी हम लीवर का असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फंक्शन, लीवर हमारे लिए
काफ़ी काम का ग्लैंड है। ये ब्लड के जितने भी प्रोटीन्स है वो बनाता है, क्लोटिंग फैक्टर वगैरह बनाता है। तो क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसकी आगे बात करेंगे। और सीरम एल्बुमिन, ये एक ब्लड प्रोटीन है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन में एक इम्पोर्टेंट है हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस, तो इसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आती है वांडेनबर्ग रिएक्शन या वांडेनबर्ग टेस्ट। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ये बेसिकली जॉन्डिस को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट होता है। और जॉन्डिस जो होता है वो बिलिरुबिन की बढ़े हुए लेवल की वजह से होता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि टू आइडेंटिफाई द इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल। नॉर्मल क्या होता है सीरम बिलिरुबिन का लेवल? वो होता है 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि मैक्सिमम 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर आपका बिलिरुबिन है तो वो नॉर्मल है। इससे ज़्यादा पे आपको जॉन्डिस हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं बिलिरुबिन के बारे में। तो बिलिरुबिन दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। कॉन्जुगेटेड मतलब कि बिलिरुबिन के साथ एल्बुमिन बाइंडेड है, एल्बुमिन या ग्लूकोरोनेट बाइंडेड है, जो कि जैसा कि लीवर में होता है जब हम हीम डिग्रेडेशन पढ़ते हैं तब। तो कॉन्जुगेट जो बिलिरुबिन होता है वो सोल्यूबल होता है H2O में, इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। और दोस्तों ये बिलिरुबिन जो है, ये जब हम इसमें वांडनबर्ग रिएजेंट डालते हैं तो वो डायरेक्टली पर्पल कलर दे देता है, मतलब रिएजेंट डालते ही पर्पल कलर हमें 30 सेकेंड्स के अंदर मिल जाता है। तो इस तरह से इस टेस्ट को हम बोलते हैं वांडनबर्ग पॉजिटिव टेस्ट, यानी कि डालते ही कलर आ गया है, यानी कि वांडनबर्ग पॉजिटिव है। और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट, और ये मिलता है हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में। अब बात करते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की। तो अनकॉन्जुगेटेड यानी कि इनडायरेक्ट, यानी कि वो किसी से बाउंड नहीं है, यानी कि अनबाउंड बिलिरुबिन है। तो ये अनबाउंड बिलिरुबिन जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में। और वांडेनबर्ग टेस्ट में इसके साथ क्या होता है कि जैसे मान लो हमने पहले की तरह ही सॉल्यूशन लिया जिसमें कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, और उसमें हमने डाल दिया वांडेनबर्ग रिएजेंट, तो कोई कलर नहीं मिलेगा। फिर हमें डालना पड़ेगा इसमें मिथेनॉल। मिथेनॉल डालने के बाद 30 मिनट्स के में जाकर कलर आता है, पर्पल कलर। तो इसीलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव वांडेनबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो नेगेटिव वांडेनबर्ग कौन देता है? अनकॉन्जुगेटेड। और डायरेक्ट पॉजिटिव कौन देता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और जो वांडेनबर्ग नेगेटिव है इसको हम इनडायरेक्टली पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि कलर तो आ गया ना, पर बाद में आया है, इसलिए इनडायरेक्टली पॉजिटिव। वांडेनबर्ग टेस्ट इनडायरेक्टली पॉजिटिव कब कब आ सकता है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस के केस में आ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर सीरम सैंपल में दोनों तरह के बिलिरुबिन प्रेजेंट हुए, यानी कि आपने कॉन्जुगेटेड भी प्रेजेंट है और अनकॉन्जुगेटेड भी प्रेजेंट है, यानी कि बाउंड फॉर्म में भी बिलिरुबिन प्रेजेंट है और फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि आप वांडेनबर्ग रिएजेंट जब डालोगे तब भी कलर आएगा, और जब आप वो मिथेनॉल डाल के 30 मिनट रुकोगे उसके बाद भी कलर आएगा। तो इसको बोलते हैं बायफेजिक रिजल्ट, कि वांडेनबर्ग का रिजल्ट आया है बायफेजिक। तो बायफेजिक कब आता है? जब हिपेटिक जॉन्डिस होता है। तो ये हमें तीनों टाइप के जॉन्डिस जो होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव, हिमोलाइटिक और हिपेटिक, तीनों तरह के जॉन्डिस में डिस्टिंग्विश करने के लिए वांडेनबर्ग टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। अब हमने लीवर के फंक्शन में पढ़ा था दोस्तों कि लीवर से बहुत सारे एंजाइम्स डिराइव होते हैं, तो वो एंजाइम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लीवर सेल्स कंटेन सेवरल एंजाइम्स विच मे बी रिलीज इनटू द सर्कुलेशन इन लीवर डैमेज। अगर लीवर की डैमेज है, लीवर सेल की डैमेज है, तो वो एंजाइम्स वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएंगे। तो सबसे पहली क्लास लेते हैं एंजाइम्स की, जो है कि ये ट्रांस अमीनेज, या इन्हें बोल सकते हैं अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स टू एसेस लीवर फंक्शन। ये जो एंजाइम्स हैं इनमें दो एंजाइम हमें याद रखते हैं दोस्तों, एक तो है SGPT और एक है SGOT। SGPT का दूसरा नाम ALT भी है। फुल फॉर्म देखते हैं दोनों चीज़ों की। SGPT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज, और ALT की फुल फॉर्म है अलानिन ट्रांसअमीनेज, दोनों एक ही एंजाइम है। इसी तरह से दूसरा है SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांसफरेज, या फिर इसको बोल सकते हैं हम AST, यानी कि एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये दोनों आते हैं ट्रांस अमीनेजेज में, जो कि एक लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंजाइम्स की एक क्लास है। तो दोस्तों इनका नॉर्मल रेशो जो होता है AST/ALT का रेशो, वो होता है नॉर्मली तो 0.8। अब ये रेशो अगर डेविएट होगा या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर ये 2 से ज़्यादा यानी कि बढ़ चुका है तो वो केस हो सकता है MI यानी कि मायोकॉन्ड्रियल इन्फाक्शन का,
या फिर हो सकता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, या फिर हो सकता है सिरोसिस का। दूसरी ओर अगर ये रेशो कम हो रहा है तो ये केस हो सकता है एक्यूट हिपेटोसेल्युलर डैमेज या कोलिस्टेसिस का। अब बात करते हैं दोस्तों अल्केलाइन फोस्फेटेज की। तो अल्केलाइन फोस्फेटेज बेसिकली इंक्रीज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है और सिरोसिस ऑफ लीवर में भी ये एंजाइम इंक्रीज होता है, और एक हिपेटिक ट्यूमर्स मतलब लीवर जहाँ जहाँ पे भी इफेक्ट होएगा तो वहाँ पे एएलपी बढ़ेगा। अब बात करते हैं तीसरे एंजाइम की, जो कि है जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। ये भी हाईली एलिवेटेड होता है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में या एल्कोहलिज्म के केस में। और जो एंजाइम है 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है ये एएलपी की तरह बिहेवियर शो करता है, यानी कि ये भी हिपेटोबाइलरी डिजीज में इंक्रीज होता है। दोस्तों बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में। तो जॉन्डिस बेसिकली होता क्या है? येलो कलरेशन ऑफ स्क्लेरा आइज या स्किन। जो आइज की स्क्लेरा होती है उसका येलो कलरेशन या फिर स्किन का येलो कलरेशन को ही हम जॉन्डिस बोलते हैं। हिंदी में इसे पीलिया बोलते हैं। जॉन्डिस के केस में सीरम बिलिरुबिन एलिवेट हो जाता है। नॉर्मल लेवल हमने इसका पढ़ा था 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसे हम जॉन्डिस कह देंगे। और अगर दोनों के बीच में है, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, तो उसे हम लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं। दोस्तों आपने हमारी चैनल की पिछली वीडियो में देखा होगा हिम डिग्रेडेशन को। हिम डिग्रेडेशन जब हो रहा था तब बिलिरुबिन बन रहे थे और आगे उससे उसके कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की। तो सबसे पहले हिमोलाइटिक जॉन्डिस, फिर आएगा ऑब्स्ट्रक्टिव और फिर आएगा हिपेटिक जॉन्डिस। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार तो लीवर यानी हिपेटिक जॉन्डिस, एक बार लीवर के पहले यानी प्री हिपेटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक मतलब ब्लड के अंदर यानी कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस। और एक लीवर के बाद यानी कि पोस्ट हिपेटिक यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो सबसे पहले हम प्री हिपेटिक या हिमोलाइटिक जॉन्डिस की बात करते हैं। तो इसमें आता है सीरम, मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से जॉन्डिस को किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो हिमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि सीरम कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो बढ़ जाएगा और साथ ही यूरोबिलिनोजन आएगा यूरिन में, तब हम कह सकते हैं कि वो है हिमोलाइटिक जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। और एंजाइम्स की बात करें तो इसमें एल्केलाइन फोस्फेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एएलटी और एएसटी मार्जिनली इंक्रीज होते हैं। दोस्तों याद रखना इसमें एएलपी में हम पढ़े भी थे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में काफ़ी बढ़ता है। हिपेटिक जॉन्डिस की बात करें तो इसमें दोनों तरह के बिलिरुबिन बढ़ जाएंगे, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। और एंजाइम्स की बात करें तो इसमें एएलटी ज़्यादा बढ़ता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों अदर एलएफटीज के बारे में कि ये तो हमने पढ़ ली है एंजाइम्स वाले। तो अब इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? तो इसके अलावा हमने पढ़ा था एक गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। ये मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर से रिलेटेड टेस्ट है। इसमें क्या है कि गैलेक्टोज जो होता है वो मोनोसेक्राइड होता है जो कि केवल और केवल लीवर में मेटाबोलाइज होता है हमारी बॉडी में। तो अगर उसके मेटाबॉलिज्म में कोई भी इम्पेयरमेंट है तो हमें पता चल जाएगा कि लीवर में कुछ खराबी है। इसलिए हम इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आईवी यानी कि इंट्रावीनस गैलेक्टोज डोज दी जाती है 300 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो इसके अनुसार वो बॉडी वेट डिसाइड करता है कि कितना गैलेक्टोज देना है। आईवी देते हैं इसे। और फिर क्या करा जाता है कि पेशेंट को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और 2 घंटे तक हर 10 मिनट पे उसके सैंपल्स लिए जाते हैं ब्लड के। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो गैलेक्टोज है उसकी हाफ लाइफ होती है 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट के बाद में उसका लेवल जो ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से 2 घंटे तक उसका लेवल बहुत कम बचना चाहिए। लेकिन अगर ये एलिवेट हो रहा है, अगर उसका सीरम बिलिरुबिन जो एलिवेटेड आ रहा है, तो हमें शक होता है हिपेटोसेल्युलर डैमेज पे, यानी कि उसको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या सिरोसिस में से कुछ एक बीमारी हो सकती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सीरम एल्बुमिन के बारे में। तो जो हमें पता है कि लीवर है वही एल्बुमिन बनाता है हमारी बॉडी के लिए, ब्लड के लिए। तो एल्बुमिन इज सोलली सिंथेसाइज्ड बाय लीवर और उसकी हाफ लाइफ होती है 20 से 25 दिन। देयरफॉर इट इज़ अ गुड मार्कर टू असेस क्रोनिक डैमेज। दोस्तों अगर कोई लीवर में इम्पेयरमेंट होता है, कोई डैमेज होता है, तो 20 से 25 दिन के अंदर एल्बुमिन पे इफेक्ट आता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है 20 से 25 दिन। यानी कि
लंबे टाइम तक हम इसको एसेस कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एंजाइम्स की बात करी जाए तो वो हावर्स में उनकी हाफ लाइफ होती है, तो यानी कि लगभग एक दिन तक एंजाइम्स एलिवेटेड या जो भी उनका डिस्टर्बेंस है वो रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो एक्यूट डैमेज को बताते हैं। और क्रोनिक डैमेज देखने के लिए हमें सीरम एल्बुमिन का सहारा लेना होता है। तो अगर सीरम एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है तो यानी कि सीवियर लीवर डैमेज का ये केस है। हाउएवर इट मे बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन ऑल्सो, यानी कि माल न्यूट्रिशन होगा, प्रोटीन्स की अगर कमी है डाइट में तो भी सीरम एल्बुमिन कम हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ा फिटो प्रोटीन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में से अल्फ़ा AFP लिखते हैं, और ये बायोमार्कर ऑफ लीवर फंक्शन बोला जाता है। बायोमार्कर है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लीवर से बनता है अल्फ़ा फिटो प्रोटीन, और इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml है। नैनोग्राम यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब अगर अल्फ़ा फिटो प्रोटीन बढ़ रहा है यानी कि हिपेटोसेल्युलर डैमेज है, यानी कि उसमें कार्सिनोमा या कैंसर हो गया है लीवर में, तभी एंजाइम ज़्यादा एक्सेसिव सीक्रेट हो रहा है, वरना तो इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहती है, लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml। दोस्तों बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। तो मैंने पहले भी बताया कि ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो इनडायरेक्ट मेजर है अपने ब्लड में प्रेजेंट क्लोटिंग फैक्टर्स का। तो एज लीवर सिक्रीट्स क्लोटिंग फैक्टर्स देयर डिक्रीज सीरम लेवल्स इन लीवर डैमेज कैन बी असेस बाय मेजरिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यानी कि दोस्तों इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर लीवर में कोई डैमेज है तो जो हमारे ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर्स है वो कम सीक्रेट होंगे या कम सिंथेसाइज होंगे, इस वजह से हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि लीवर में कोई डैमेज है कि नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस की। ये जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है। लीवर इज अ मेजर साइट फॉर जीनोबायोटिक्स यानी डिटॉक्सिफिकेशन। अब हिप्यूरिक एसिड की बात करें तो हिप्यूरिक एसिड तब बनता है जब ग्लाइसिन के साथ बेंजोइक एसिड मिलता है और वो बनाता है हिप्यूरिक एसिड। बेंजोइक एसिड एक टॉक्सिक कंपाउंड है, इसलिए लीवर इसे लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक हिप्यूरिक एसिड में बदल देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस को हम लीवर में देखेंगे कैसे कैसे हम उसे क्लिनिकली लैब में मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन लीवर जो है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को 6 ग्राम सोडियम बेंजोएट ओरली देते हैं 250 ml पानी में मिलाकर। अब यूरिन सैंपल लिए जाते हैं उसके अगले 4 घंटे तक ये पानी पिलाने के बाद। अब अपन कैलकुलेशन करें तो 6 ग्राम सोडियम बेंजोएट से 7.5 ग्राम हिप्यूरिक एसिड बनेंगे। मोल टू मोल वाला रेशो लगा के जब हम देखेंगे तो 6 ग्राम सोडियम बेंजोएट 7.5 ग्राम हिप्यूरिक एसिड बनाएगा। अब नॉर्मली तो 60% यानी कि करीब 4.5 ग्राम्स ऑफ हिप्यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाना चाहिए यूरिन से, अगर लीवर सही फंक्शन कर रहा है तो 60% एक्सक्रीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर लीवर में कोई डैमेज होगी तो वो ये 60% या 4.5 ग्राम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगी लेवल लेस देन 3 ग्राम तक, यानी कि इतना ही एक्सक्रीट कर पाएगा लेस देन 3 ग्राम। तो इसका मतलब कि उसको कोई हिपेटिक डैमेज है। अब बात करते हैं दोस्तों चॉइस ऑफ LFT की, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा लीवर फंक्शन टेस्ट यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, मतलब उसको किस तरह की बीमारी रही है। जैसे कि अगर कैंसर रहा है तो हो सकता है दोबारा कैंसर हो गया हो, तो इस तरह से हमें उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और फिर एक सीक्वेंस फॉलो होता है कि कभी भी एक सिंगल टेस्ट नहीं करवाए जाते, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीवर के जो एंजाइम्स रिलेटेड हैं वही देख लिए सिर्फ, या सिर्फ हमने ग्लूकोज गैलेक्टोज टॉलरेंस करवा लिया, ऐसा नहीं होगा। हमने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है कि सबसे पहले लेते हैं सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन में कोई एबनॉर्मलिटी है तो फिर हम सीरम एंजाइम्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, और लास्ट में देखा जाता है एल्बुमिन या प्रोटीन्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम लीवर फंक्शन टेस्ट को समझ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, और भी ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर देना, और भी ज़्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।